नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं भाई आप सब। आशा और विश्वास के साथ में कि आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने मन पसंदीदा चैनल यानी यूपी उत्कर्ष पर। सबसे पहले बच्चे समझते हैं कि प्रयागराज में जो कुंभ मेला लग रहा है ना, इस कुंभ मेले की क्या क्या विशेषताएं हैं। वीडियो को पूरे ध्यान से अंतिम समय तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो सब कुछ मिलेगा जो कि एक कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी को जानना चाहिए, जो कि एक पढ़ने वाले बच्चे को जानना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बच्चे देखो, कुंभ मेले की बात करें तो कुंभ मेले का एक सामान्य परिचय अगर देखा जाए ना, तो विश्व का अगर देखा जाए सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है बच्चे। क्योंकि इसमें देखो, इस बार अनुमान लगाया गया कि 40 करोड़ लोग आने वाले हैं। क्या 40 करोड़ लोग आने वाले हैं? और 40 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप देखोगे तो अमेरिका की आबादी से भी ज्यादा आबादी होगी ये 40 करोड़। 4 स्थानों पर लगता है भाई। कौन कौन से? तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ये 4 स्थानों पर लगता है। मेले की जो तिथियां हैं वो डिसाइड होती हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के स्थिति के अनुसार। पर ध्यान रखना बच्चे कि 4 स्थानों पर ये जो आयोजित होने वाला मेला है, नासिक और उज्जैन में इस मेले को हम तब आयोजित करते हैं जब जो ग्रह होते हैं वो सिंह राशि में स्थित होते हैं। यही वजह है कि नासिक और उज्जैन में इस मेले को सिंहस्थ मेला भी कहते हैं। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुंभ मेले को कहां कहां सिंहस्थ मेला कहते हैं, तो नासिक और उज्जैन में कहते हैं बच्चे। 2017 में इस मेले को मानवता की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया। अगर हम बात करें इस मेले को, आपको पता है कि भाई प्रयागराज में ये जो मेला है ना, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि पौराणिक नदी हैं, इनके बारे में उल्लेख मिलता है कि गंगा, यमुना और माता सरस्वती के तट पर इसका आयोजन होता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो नासिक में यह जो मेला है बच्चे, इसका आयोजन होगा गोदावरी नदी के तट पर। कहां पर? तो गोदावरी नदी के तट पर। उज्जैन में अगर देखेंगे तो उज्जैन में बच्चे इसका आयोजन होगा क्षिप्रा नदी के तट पर। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हरिद्वार में इसका आयोजन होगा। क्या? तो हरिद्वार में जो इसका आयोजन होगा, इसका आयोजन होता है गंगा नदी के तट पर। प्यारे बच्चे, इस मेले का प्रारंभ का उल्लेख नहीं मिलता है कि इस मेले को कब से शुरू किया गया, लेकिन हाँ, यह निश्चित रूप से मिलता है कि भाई इसका गुप्त काल में, मौर्य काल के समय में छोटे छोटे आयोजन हुआ करते थे इस मेले का। जबकि हर्षवर्धन के समय में एक बड़ा आयोजन होता है। हर्षवर्धन के समय में महामोक्ष परिषद के नाम से एक बड़ा आयोजन हुआ करता था, और जो ह्वेन-सांग थे उन्होंने भी इसमें इस मेले का उल्लेख किया है अपनी पुस्तकों में। आपको बताना चाहेंगे बच्चे कि कुंभ मेले के कई सारे प्रकार हैं। जैसे जो कुंभ होता है 4 स्थानों पर आयोजित होता है, और 4 स्थानों पर इसका आयोजन अभी पीछे हम लोग डिस्कस करके आ रहे हैं। प्रत्येक 12 वर्ष पर बारी बारी से होता है। क्या? प्रत्येक 12 वर्ष पर बारी बारी से होता है। जो अर्ध कुंभ होता है, कुंभ का आधा, यानी कि इसका आयोजन होगा कितने वर्ष पर? तो इसका आयोजन होगा प्यारे 6 वर्ष पर। और 6 वर्ष पर जो इसका आयोजन होता है। पर अर्ध कुंभ मेले की जो खास बात है वो ये है कि अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज और हरिद्वार यही 2 स्थानों पर होगा। इसी तरीके से एक पूर्ण कुंभ की बात करें तो पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है कितने वर्ष पर? 12 वर्ष पर। और पूर्ण कुंभ जो होता है वो केवल आप देखोगे तो प्रयागराज में ही होता है। जैसे इससे पिछला वाला जो पूर्ण कुंभ हुआ था, ये 2013 में आयोजित हुआ था। कहां पर आयोजित हुआ था प्यारे? तो प्रयागराज में आयोजित होता। कहां पर? प्रयागराज में आयोजित हुआ 2013 वाला। अभी 2025 में ये जो कुंभ है। अब दूसरा है महाकुंभ मेला, जो कि इस बार इसका मुहूर्त बन रहा है। महाकुंभ जो मेला है बच्चे, यह केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। साथ में ध्यान रखना कि प्रत्येक 144 वर्ष पर या 12 पूर्ण कुंभ के बाद, क्या 12 पूर्ण कुंभ के बाद इस मेले का आयोजन होता है। और 2025 में ऐसा संयोग बना है कि भाई 2025 वाला जो मेला है ना, ये पूर्ण कुंभ भी है और इसके अलावा महाकुंभ भी है। तो 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद इसका आयोजन हो रहा है बच्चे। और फिर कहा जा रहा है कि अब इसके बाद इसका जो आयोजन होगा फिर 144 वर्ष के बाद होगा, यानी 2169 में इसका आयोजन होगा। यही वजह है कि बहुत ज्यादा इस मेले को प्रतिक्रिया मिल रही है, आप देख पा रहे हैं। अब देखो बच्चे, अगर हम बात करें शाही स्नान की, तो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि साहब शाही स्नान क्या है? शाही स्नान की जो मान्यताएं हैं, तिथियां हैं, ये क्या है? तो देखो, शाही स्नान जो होता है बच्चे, एक शुभ मुहूर्त है। क्या है? एक शुभ मुहूर्त है। अब शुभ मुहूर्त में इसका जो प्रारंभ होता है वो साधु महात्माओं के द्वारा। सबसे पहले शाही स्नान के समय में साधु महात्मा लोग डुबकी लगाते हैं, इसके बाद ही आम लोग स्नान करते हैं। नागा जो साधु हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो तो बिल्कुल प्रतीक्षा करते रहते हैं शाही स्नान का, और उसके बाद वो स्नान करेंगे, फिर ही सामान्य जनता इसमें डुबकी लगाती है। अब 2025 में शाही स्नान कब कब है इसको समझा जाए तो 13 जनवरी को 2025 में पहला शाही स्नान था और पौष पूर्णिमा के दिन था। दूसरा 14 जनवरी को 2025
25 अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन, फिर 29 जनवरी को अमृत स्नान मौनी अमावस्या के दिन, 3 फरवरी को अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन, 12 फरवरी को मुख्य स्नान है माघ पूर्णिमा के दिन, और फिर 29 फरवरी को मुख्य स्नान है और ये महाशिवरात्रि के दिन है। तो ये 6 बड़े स्नान हैं, 6 बच्चे शाही स्नान है, जिनमें से 2 आप देखोगे तो 13 और 14 वाला तो कंप्लीट हो चुका है। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि इससे क्या क्या बातें निकल करके आती हैं। अगर हम यहां पर डिस्कस करें बच्चे, तो मेले की व्यवस्था बनी रहे, मेले की जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे, इस वजह से महाकुंभ मेला क्षेत्र के नाम से एक अस्थायी जिला भी बनाया गया। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मेला है ना 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और 13 जनवरी से 26 फरवरी तक बच्चे ये मेला चलेगा। 26 फरवरी तक ये मेला चलने वाला है और 26 फरवरी तक ये जो मेला चलेगा, कुल 45 दिनों के आसपास इसका आयोजन होगा। और इस दौरान हमने एक अस्थायी जिला ही बना दिया और इस अस्थायी जिले को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया, जिसमें प्रयागराज के कुल 4 तहसील हैं और 67 गांव शामिल किए गए हैं। ध्यान रखना बच्चे कि नए जिले का जो गठन है ना, ये राज्य सरकार कर सकती है। क्या? अनुच्छेद 2, 3 और 4 की सहायता से नए जिले का जो गठन है राज्य सरकारें करती हैं। आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि 2025 का जो महाकुंभ मेला है, अगर पूछा जाए कि इस मेले की थीम क्या है, तो थीम है महाकुंभ 2025, आओ चले महाकुंभ। क्या? आओ चले महाकुंभ। जो कुंभ मेला 2025 है, इसका लोगो आप देखेंगे तो देखो बच्चे, लोगो में आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो लोगो में आपको 3 संत दिखाई देंगे। क्या? 3 संत दिखाई देंगे लोगों में, देख लो 1 2 3 संत। फिर आप देखोगे तो एक कलश दिखाई देगा, एक कलश दिखाई देगा और कलश के साथ में आपको नारियल दिखाई देगा। क्या? कलश के साथ में आपको नारियल दिखाई देगा। फिर आप देखोगे इस कुंभ मेले के लोगों में, तो कुंभ मेले के लोगों में संगम तट दिखाई देगा और श्रद्धालु स्नान करते हुए दिखाई देंगे। क्या? संगम तट और श्रद्धालु आपको स्नान करते हुए दिखाई देंगे। यहां पर आप देखोगे तो बैकग्राउंड में लेटे हुए हनुमान मंदिर है। क्या? लेटे हुए हनुमान जी का जो मंदिर है ये आपको दिखाई देगा। लेटा हुआ जो हनुमान मंदिर है आपको ये दिखाई देगा और इसके अलावा अक्षय वट दिखाई देगा। तो कुंभ के लोगों में इतनी सारी चीजें मिलने वाली है। प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि कुंभ के लोगों में एक लाइन भी इस्तेमाल की गई है, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। क्या? सर्व सिद्धि प्रदः कुंभम। ये भी आप देखोगे तो कुंभ मेले के लोगों में आपको दिखाई देगा। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके आंकड़े को। कुंभ मेले का जो आंकड़ा है वो कैसे समय के साथ साथ बदलता रहा। प्यारे बच्चे, 1894 का जो आंकड़ा निकल करके आता है, उस समय 10 लाख श्रद्धालु उपस्थित हुए थे। क्या? उस समय 10 लाख श्रद्धालु उपस्थित हुए थे 1894 में। अगर 1954 हमने इसलिए पिक किया है ना कि आजाद भारत का, ये आप देखोगे आजाद भारत का पहला एक बड़ा आयोजन देखा गया था, पहला बड़ा आयोजन देखा गया था अपने उत्तर प्रदेश में। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। उस समय आप देखोगे तो राजेंद्र प्रसाद भी आए थे और जवाहरलाल नेहरू जी भी आए थे। पहले ही दिन, पहले ही शाही स्नान में 50 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था, जबकि कुल अगर बात करें तो 1 करोड़ श्रद्धालु, क्या बच्चे, तो कुल 1 करोड़ श्रद्धालु कहा गया कि 1954 में इस मेले में डुबकी लगाए थे। 2025 में जो अनुमान लगाया जा रहा है 40 करोड़ के आसपास लगाया जा रहा है। हालांकि पेपर में देखोगे तो 40 करोड़ से 45 करोड़ का एक अनुमान देखा जा रहा है और जो सामान्य बजट मेले का बताया जा रहा है 5000 करोड़ बताया जा रहा है। हालांकि अनुमान है कि मेले से जो राज्य सरकार का आय है वो 25,000 करोड़ के आसपास, यानी लगभग 5 गुना इससे बेनिफिट होने वाला है। यही वजह है कि मेले को एक धार्मिक आयोजन न समझे, बल्कि मेला जो है उत्तर प्रदेश की आर्थिक जो गतिविधियां हैं इनको भी एक नया दिशा देने वाला है और बहुत सारे रोजगार भी देगा अस्थायी रूप से। अगर हम यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा और समझें तो महाकुंभ जो मेला है इसमें 13 और 14 को जब 2 बड़े स्नान हुए ना, इस दौरान में क्या क्या रिकॉर्ड बने इसको समझते हैं। देखो, महाकुंभ 2025 के पहले स्नान में पौष पूर्णिमा के अवसर पर लगभग 1.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। मकर संक्रांति के अवसर पर यानी कि ठीक अगले दिन लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम पर स्नान किया। इस तरीके से जब इतने अधिक श्रद्धालु आए थे ना बच्चे, तो प्रयागराज एक दिन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला शहर बन गया था। ध्यान रखना कि प्रयागराज में 14 तारीख को क्या हुआ था भाई, तो 14 तारीख को प्रयागराज में 4 करोड़ 20 लाख लोग टहल रहे थे और इसको दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर एक दिन के लिए घोषित किया गया था। आपको बताना चाहेंगे, देखो विश्व की जो सबसे बड़ी आबादी है वो टोक्यो की है 3.74 करोड़, दिल्ली का आप देखोगे तो 2.93 करोड़ है और संघाई का 2.63 करोड़ है। इस बार ना प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी पहली बार देखा गया, क्योंकि प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है बच्चे बमरौली में, वहां पर आप देखोगे तो उतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती,
भाई वो लोकल एयरपोर्ट है, लेकिन पहली बार एक दिन में इतने यात्रियों का आवागमन हुआ था। क्या इतने यात्रियों का आवागमन हुआ था? और एक दिन में 34 विमानों की आवाजाही रिकॉर्ड दर्ज की गई। आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा और समझोगे। अखाड़ा एक जो आपके मन में रहता है, सर अखाड़ा क्या है, क्योंकि अखाड़े का भौकाल रहता है भाई, तो अखाड़ा समझो। देखो, अखाड़ा प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी 8वीं शताब्दी में हुई थी आदि शंकराचार्य के द्वारा। किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। शुरुआत में 4 अखाड़े थे जो अब बढ़ करके 13 हो गए हैं। और इनका उद्देश्य क्या था? देखो, अखाड़े के बारे में ऐसा कहा जाता था ना कि ये शस्त्र में भी निपुण हैं और शास्त्र में भी निपुण हैं। उद्देश्य था कि ये धर्म की रक्षा करें, समाज में जो नैतिक मूल्य है इसको बनाए रखें और लोगों को आध्यात्म की तरफ प्रेरित करें। अभी वर्तमान में कितने अखाड़े हैं बच्चे? तो 13 हैं, पर जब शुरू हुआ था तब कितने अखाड़े थे? 4 अखाड़े थे। आपको बताना चाहेंगे कुछ विशेष आंकड़ों के बारे में जो हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए कि जो महाकुंभ है कितना दिव्य है। आइए समझते हैं। देखो कि 30 नए पीपे के पुल बनाए गए हैं इस बार। क्या? 30 नए पीपे के पुल बनाए गए हैं। 25 सेक्टर में ये मेला बच्चे बटा हुआ है। लगभग 1.5 लाख नए शौचालय बनाए गए हैं। सफाई शौचालय की साफ सफाई बनी रहे इसके लिए 10,000 सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है। 550 शटल बस शुरू किए गए हैं और 7,000 रोडवेज बस चल रही है मेले के लिए। इसी तरीके से कुल 13,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी पूरे मेले के दौरान, यानी 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। रेलवे का ये आंकड़ा है, कह रहे हैं कि 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। 23,000 सीसीटीवी फुटेज सुरक्षा के लिए लगे हैं। इन 23,000 में से आपको बता दूं कि 2300 से ज्यादा तो केवल महाकुंभ के मेला क्षेत्र में है। और प्रयागराज आपको बताना चाहेंगे कि यूपी का सबसे बड़ा सीसीटीवी वाला क्षेत्र है। यहां पर लगभग सभी चौराहे पर आपको सीसीटीवी मिल जाएगा। तो ओवरऑल 23,000 सीसीटीवी सुरक्षा में लगे हैं ताकि प्रयागराज शहर की सुरक्षा है वो शानदार तरीके से बने रहे। न सिर्फ यहां पर, अब देखो एग्जाम में एक दो चीजें और जो पूछी जाती है, जैसे एक भाषणी ऐप लॉन्च किया गया। भाषणी ऐप क्या था भाई? तो भाषणी ऐप के माध्यम से 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं को तकनीकी सहयोग मिल पाएगा। तकनीकी सहयोग का मतलब है कहां ठहरना है, कोई भूल गया, किसी का सामान भूल गया, तो वो यहां पर इस ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं बच्चे? तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुंभ सहायक के लिए एक एआई चैट बॉट लॉन्च किया गया, जिससे आप स्वयं इससे पूछ सकते हैं इस चैट बॉट के माध्यम से कि भाई ये गाइड ग्रुप में यात्रियों की सहायता करेगा। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, मंदिर कौन कौन से, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इन सभी के बारे में 10 से अधिक भाषाओं में ये भी जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुंभ सहायक जो एआई चैटबॉट है किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भाषणी ऐप को भी याद रखना है कितनी भाषाओं में? 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं को यह सहयोग करेगा। प्यारे बच्चे, इस मेले से संबंधित अगर हम थोड़ी और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर देखें ना, तो यहां पर देखना 10 जोन, 25 सेक्टर, 56 पुलिस स्टेशन और 155 चौकियों में पूरा का पूरा जो मेला है वो बटा हुआ है। कहा जा रहा है कि 37,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 10,000 से अधिक यहाँ पर अधिकारी तैनात हैं। 14,000 होमगार्ड तैनात हैं। 3,000 महिला पुलिसकर्मी हैं। इन महिलाओं की सुरक्षा के लिए 250 महिला पुलिस अधिकारी हैं। 5150 आरपीएफ के जवान हैं बच्चे, और 8,000 राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी यहाँ पर तैनात हैं। 45 कंपनियां पीएससी की जो पैरामिलिट्री हैं, आरएफ हैं, इनकी 20 कंपनियां मिलेंगी और 7,000 फायर सर्विस के जवान आपको यहां पर मिलेंगे। तो कुंभ मेले की सिक्योरिटी को लेकर के भी भारी इंतजाम किए गए हैं। आप देख पा रहे हैं इस आंकड़े को। तो प्यारे बच्चे, देखो हमने ये पूरी कोशिश की कि आपको एक शानदार यहां पर डेटा उपलब्ध कराएं, क्योंकि उत्कर्ष जो है वो पढ़ाई का एक बहुत ही विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। तो यहां पर विश्वसनीय आंकड़ों के साथ में ही आना हमने उचित समझा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को, मित्रों को, सभी को शेयर करिएगा। सभी को बताइएगा कि कुंभ मेले से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो यहां पर मिल रहा है। तो आप सभी को बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप में से भी कई सदस्य यहां पर या तो मेले का हिस्सा बनेंगे या उनके परिवार के सदस्य हैं जो आने वाले समय में मेले में आना चाहते हैं। तो आप सभी को प्रयागराज आगमन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।